हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई एक नया जब ट्रेडर आता है मार्केट में या कोई नया नया टेक्निकल एनालिसिस सीखता है तो चार्ट रीडिंग के समय क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो उनसे हो जाती है, जिसके कारण जितना स्टॉक के अंदर वो पोटेंशियल है टारगेट देने का या रिटर्न देने का, उतना वो ले नहीं पाते हैं। और कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिनके अंदर कुछ भी पोटेंशियल नहीं है, जिनका जो चार्ट है वो ठीक नहीं है, वो उस चार्ट में एंट्री कर जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें देख करके जो कि उनको अवॉइड करनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चार्ट कोई भी एक चार्ट है, पर्टिकुलर कोई भी एक स्टॉक है, उसको आपको किस समय उसमें एंट्री करनी चाहिए या कुछ कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनका अभी वेट करना चाहिए, तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर वाइज जो है समझेंगे इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो अभी जैसे निफ्टी का आपके सामने चार्ट है। निफ्टी के चार्ट को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, आप ये मान के चलो कि ये निफ्टी नहीं है, ये कोई स्टॉक है। हम यहाँ केवल प्राइस की बात कर रहे हैं। तो अब मान लो मेरे को ये स्टॉक आज की डेट में परचेज करना है, ठीक है, या मेरे को एक व्यू बनाना है कि ये स्टॉक आने वाले समय में कहाँ जा सकता है। तो उसके लिए मेरे को स्टॉक की पूरी हिस्ट्री एक बार पढ़नी पड़ेगी पीछे से। तो मैं क्या करूँगा, मैं मंथली के टाइम फ्रेम में जाऊँगा। सबसे पहले मंथली के टाइम फ्रेम में मैं पूरा इसका ट्रेंड देखूंगा, तो मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ, ये जो स्टॉक है ना, ये एक बहुत अच्छे ट्रेंड में चला आ रहा है पिछले कई सालों से। पिछले 15 साल से 20 साल से एक बहुत बढ़िया ट्रेंड चला आ रहा है इसका स्टॉक का। तो अगर मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और एक एक चीज़ और ये चार्ट देखने से समझ में आ रही है कि लास्ट अगर हम 12-13 साल का ट्रेंड देखेंगे तो जब जब ये स्टॉक मंथली के 50 की एवरेज पे आता है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, ये एक एक्सेप्शनल था जो कोविड वाला समय था, इसको छोड़ देते हैं। तो जब जब ये 50 पे आ रहा है तो वो मेरे को बेस्ट एंट्री पॉइंट दे रहा है और वहाँ से एक अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। जैसे यहाँ से अगर आप देखोगे 4700 से स्टॉक ने आपको डबल कर दिया। फिर यहाँ पे आए हम 7000 से, फिर यहाँ पर लगभग जो है 60-70% का रिटर्न दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को पता चल रहा है कि यार जो है यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर में सबसे बढ़िया जगह होती है इसको बाय करने की, जब ये मंथली की 50 की एवरेज पे मिलता है। ये एक व्यू समझ में आ गया कि ये इन्वेस्टेबल स्टॉक है, इसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये मेरे को मंथली टाइम फ्रेम पे जाकर के समझ में आ गया। अब आ जाएंगे हम वीकली के टाइम फ्रेम पे। अब वीकली के टाइम फ्रेम पे जब आएंगे तो वीकली के टाइम फ्रेम पे अपने को क्या देखने मिलेगा कि यहाँ पर भी जो है अभी बुलिशनेस जो है बनी हुई है, सारी एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मैं इसको वीकली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी जो है पॉजिटिव साइड पे रखता हूँ। ठीक है, अब और नीचे आएंगे। अब हम आए डेली के टाइम फ्रेम पे। अब डेली के टाइम फ्रेम पे मुझे एक चीज़ यहाँ देखने मिल रही है कि चार्ट तो अच्छा है, मंथली के अकॉर्डिंग भी चार्ट अच्छा है, वीकली के अकॉर्डिंग भी चार्ट अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ ना तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो एवरेजेस है ना, ये एक्सपेंड है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये स्टॉक ले लूँगा और मेरे लेने के बाद ये नीचे आ जाएगा। तो ये एक मेरे सामने दुविधा आ गई इस समय डेली के टाइम फ्रेम पे आके। मंथली वीकली पे मैं आया, मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब ठीक चल रहा था। बट यहाँ आके ना मेरे को एक समस्या लगी कि यार मैं ये स्टॉक ले तो लेता हूँ, इसका मंथली ट्रेंड भी ठीक है, वीकली भी ठीक ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लेने के बाद ये नीचे आ जाए, क्योंकि कंफर्टेबल जोन नहीं है। कंफर्टेबल जोन जो रहता है इस तरह का जोन रहता है जब एवरेजेस जो है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो अभी यहाँ मैं कोई व्यू नहीं बना पा रहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ। अब मैं आया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या देखने को मिला कि यहाँ पर जो दो एवरेजेस है ना, 20 की और 50 की, ये कंफर्टेबल जोन में है, यानी कि इनमें जो है स्ट्रॉन्ग एक कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा इस तरह का एक्सपेंशन नहीं है। क्योंकि इस तरह का एक्सपेंशन जब हुआ उसके बाद देखो साइडवेज हो गया वो। ठीक है, ठीक है जी। अब हम आ गए 3 आवर के टाइम फ्रेम पे। 3 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आया तो मुझे क्या देखने मिला कि स्टॉक तो ठीक है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन भी 3 एवरेजेस का हुआ हुआ है। उसके बाद एक बार 2 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आया। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आया, यहाँ पर भी मुझे यही चीज़ समझ में आई। तो ये देखने के बाद में 2 आवर का टाइम फ्रेम देखने के बाद में मेरे को एक चीज़ यहाँ दिखी कि यार ये जब सारी एवरेज काट के नीचे आ रहा था 1 बाय 1, जैसे पहले यहाँ 20 पे आया, फिर ये 50 पे आया, फिर ये 100 पे आया, तो अब ये 200 पे भी आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे को ये स्टॉक फंसा रहा है, मैं लूँगा और कहीं मैं यहाँ ले लूँ और ये नीचे आ जाए। तो ये एक डाउट आ गया मेरे दिमाग में। उसके बाद मैं और नीचे एक बार आता हूँ, मैं 1 आवर तक आऊँगा। ठीक है, 1 आवर पे आया। 1 आवर पे मैंने देखा हाँ, यहाँ तो इसकी करेक्शन भी ठीक हो रखी है पूरी, और इस तरह का कोई एक्सपेंशन भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन भी है। तो अब मेरे को एक डाउट क्या आया, 2 आवर के टाइम फ्रेम का डाउट आया
ये एक डाउट आया कि यार ऐसा ना हो कि मैं यहाँ ले लूँ और ये गिर जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जहाँ पर किसी एक एवरेज को ये रिस्पेक्ट कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे समझो ये 3 आवर का टाइम फ्रेम था। अब 3 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जब एक्सपेंशन होने के बाद में यहाँ कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ, तो आपने देखा कि 2 बार ऐसा हुआ है कि ये 100 की एवरेज से पलट रहा है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको, मेरा बेस्ट जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो कब होगा, जब ये 100 पे आएगा, कि 100 पे या तो एक बार को ये आ जाए तो मैं इसको बाय कर लूँ, क्योंकि लास्ट 2 बार से 100 से ये पलटा है। और अगर इस बार नहीं पलटा, 2 बैक टू बैक कैंडल्स इसने दे दी मेरे को, तो मैं इसमें से निकल जाऊँगा। तो अब मेरे को अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ेगा कि मैं अभी 22,000 पे खड़ा हूँ, अभी ये 21,500 है, यानी 500 पॉइंट का मैं एसएल डाल सकता हूँ क्या, इतना एसएल ले सकता हूँ क्या। तो मैं मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि मेरे लिए बेस्ट एरिया है 100 EMA, चाहे वो प्राइस उस समय कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल अभी 100 EMA थोड़ा और, जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो थोड़ा और ऊपर भी मिल सकता है। तो प्राइस जब मेरे को इस एरिया में मिलेगा, मैं तब इसको बाय करूँगा, और वहाँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा अच्छा रहेगा, ये देखते हुए कि बाकी के जो सारे टाइम फ्रेम है इससे ऊपर वाले, 4 हो, डेली हो, वीकली हो, मंथली, वो बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चले आ रहे हैं, ठीक है। तो या तो मैं यहाँ बाय कर लूँगा, या फिर मैं ये जो ऊपर हाई लगा हुआ है रिसेंट का, जो ऑल टाइम हाई है, इसको एक बार ब्रेक होने दो, उसके ऊपर 2 कैंडल डेली की क्लोज होने दो, तो या तो फिर मैं वहाँ बाय करूँगा। तो ये 2 ऑप्शन मेरे को आ गए। तो मेरे को ये पूरा चार्ट समझ में आ गया कि मुझे अगर इस चार्ट को अभी अभी ट्रेड करना है या इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं कब कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक एरिया ये, एक एरिया ये, दोनों में से जो पहले हो जाए मैं उस समय वहाँ पर एंट्री करूँगा, अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा। समझ में आ गया। अब हम कोई भी ना ऐसे रैंडमली स्टॉक उठाते हैं और उसमें देखते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि ये जो अभी हमने पूरा एनालिसिस किया इस चार्ट का, इस तरह की जो सोच होती है या इस तरीके से जो आगे बढ़ना चाहिए, वो बहुत कम लोग बढ़ पाते हैं। वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि एक टाइम फ्रेम पे देख करके किसी भी स्टॉक को आप जज नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में बाय कर लिया उसको, उसके बाद वो कई दिन तक चलता ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके सामने कई स्टॉक होते हैं जो चल रहे होते हैं, और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ पे दिखता है कि यार मैंने जो स्टॉक लिया था ये तो चल नहीं रहा है, उसके सामने सामने और बहुत सारे स्टॉक चल रहे हैं। तो उसका रीज़न वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो अपना स्टॉक बेच देता है और दूसरा वाला पकड़ लेता है जो ऑलरेडी एक्सपेंड होता है। फिर जब वो उसमें चला जाता है तो फिर वो ऑलरेडी सारे टाइम फ्रेम पे नीचे के एक्सपेंड हो चुका होता है, फिर वो रुक जाता है, फिर जो उसने लिया था वो चल पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें तब सॉल्व होंगी जब आप एक एक टाइम फ्रेम पे जाओगे और उसका इस तरीके से एनालिसिस करोगे कि यार कौन से टाइम फ्रेम पे ऐसा कंफर्टेबल जोन आ रहा है जहाँ पर एवरेजेस भी कॉन्ट्रैक्शन में है, और कोई ऐसी एवरेज है जिसका वो स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो वहाँ मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखूंगा, और उसके अलावा जो और चीज़ें मैंने सीख रखी हैं वो उसके अंदर ऐड ऑन करूँगा, फिर मेरी एक बेस्ट एंट्री उसमें बनेगी। ये एक उस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ जिसको अभी टेक्निकल एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही है, या जिसको जो स्टॉक लेता है वो चलता नहीं है और जो स्टॉक छोड़ देता है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो स्टॉक वो ले लेते हैं वो रुक जाता है, वो चलता नहीं है, और जो स्टॉक छोड़ देते हैं वो चल पड़ता है। आप कमेंट करके बताना अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी आ रही है तो, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, कोई और, अभी तो हमने ये निफ्टी का देख लिया, ठीक है। अब ये निफ्टी ना हो करके अगर कोई स्टॉक होता तो मैंने 2 पॉइंट आपको बताए कि मैं अगर होऊंगा तो मैं कहाँ पर उसमें एंट्री करने की सोचूंगा, ठीक है। अब चलते हैं, कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं बीच में से। फॉर एग्जांपल हमने ये स्टॉक उठा लिया एस्टर डीएम, ठीक है। अब इसको देखते हैं एक बारी। ये स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो बहुत ही बुलिश है, क्लियरली मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई सीमा नहीं है। अब नए लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम ये भी होती है, वो कहते हैं यार ये स्टॉक इतना बढ़ गया है, कहीं ऐसा ना हो मैं ले लूँ गिर जाए। सोच ठीक है, लेकिन अपने को इस तरह के अप ट्रेंडिंग स्टॉक को छोड़ना नहीं होता। अब जैसे मान लो यहाँ पर भी हम होते हैं, यहाँ पर भी हम होते हैं, सोचते हैं बहुत बढ़ गया बहुत बढ़ गया, लेकिन वो तो बढ़ ही जा रहा है। तो अब इसके लिए इस चार्ट पे हमारे को अपने लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट ढूंढना है कि मैं जहाँ पे एंट्री करूँ वहाँ पे मेरा रिस्क बहुत कम हो, और अगर वहाँ से स्टॉक इस तरह का मोमेंटम और आगे कैरी करता है तो फिर मेरे को उसका फ़ायदा मिले, ठीक है। तो मंथली ठीक था, वीकली पे आएंगे, वीकली एकदम परफेक्ट है। उसके बाद आप डेली पे आओगे, डेली पे आए। अब डेली पे आपने क्या देखा कि लास्ट अगर मैं 2-3 महीने की बात करूँ तो ये स्टॉक जो है ना, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 20 की जो एवरेज है उस पर सपोर्ट लेता हुआ जा रहा ऊपर। जब से ये स्टॉक ने ये इस पूरे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट लिया है ना, तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ये 20 की एवरेज के नीचे आया हो, और मंथली वीकली पे स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। तो अब मेरे को ये सब बात समझ में आ गई कि मेरे को एक एटलीस्ट डेली के 20 का वेट तो एक बार को करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और थोड़ा नीचे उतरते हैं, 4 आवर पे आ गए, 4 आवर पे आए, 4 आवर पे अगेन अपने को ये दिख रहा है 50 एवरेज। 3 आवर पे आ गए, 2 आवर पे आ गए। तो सब टाइम फ्रेम पे अभी पोजीशन कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर
एवरेजेस में एक्सपेंशन नहीं है, यानी कि अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो वो ईजिली जा सकता है। अगर ये सारे इस तरह का जोन होता है, जैसे देखो ये 2 आवर पे पूरा ये एक्सपेंड है ना, 1 आवर पे आएंगे, 1 आवर पे ये पूरा एक्सपेंड था। ये कब की बात है? दिसंबर 5 की, 5 दिसंबर, मतलब दिसंबर स्टार्टिंग, दिसंबर फर्स्ट वीक की बात है। 1 आवर पे ये एक्सपेंड था, 2 आवर पे आएंगे, वहाँ पे ये एक्सपेंड था, 3 आवर पे आएंगे, वहाँ पर भी ये एक्सपेंड था। तो इस तरह का जोन नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन मैं इसमें अभी एंट्री नहीं करता, मैं एक काम करता हूँ, मेरे को इन फ्यूचर कभी भी ये स्टॉक डेली के 20 पे मिलेगा ना, मैं वहाँ पे एंट्री करूँगा और वहाँ अगर 20 के नीचे इसने 2 कैंडल बना दी तो मैं अपना स्टॉप लॉट हिट मान लूँगा, और अदरवाइज मेरे को टारगेट ये स्टॉक ऊपर की तरफ देता जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ 20 की एवरेज को ब्रेक नहीं कर रहा। अगर यहाँ से भी आप देखोगे तो ये 20 की एवरेज के पे सपोर्ट ले रहा है। एक बार यहाँ इसने ब्रीच किया, लेकिन 20 के नीचे कोई भी 2 कैंडल नहीं बनी, यानी कि एक ये रेड कैंडल बनी और इसके नीचे वापस से इसका फॉलो थ्रू नहीं आया। अदरवाइज ज़्यादातर ये स्टॉक 20 की एवरेज को लेता हुआ ही चल रहा है ऊपर। तो ये मुझे समझ में आ गया कि ये स्टॉक 200 से लेकर के 500 हो गया, इसने 20 की एवरेज के नीचे ज़्यादा देर काम नहीं किया है। तो अब मेरे को ये क्लियर हो गया कि मेरे को ये स्टॉक को 20 की एवरेज पे ही पकड़ना है, उससे पहले नहीं पकड़ना है। अब गलती वही अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों के साथ गलती ये होती है, या जो नए फ्रेशर लोग होते हैं उनके साथ गलती ये होती है, वो इस जोन में स्टॉक को पकड़ लेते हैं। जब नीचे के सब टाइम फ्रेम एक्सपैंड होता है फिर वो स्टॉक खड़ा हो जाता है, उनको ये पता ही नहीं होता कि यार यहाँ पे स्टॉक को नहीं लेना था। और उसके सामने अब जनवरी से लेकर के अब यहाँ तक आप आ गए फरवरी, 1 डेढ़ महीना हो गया। अब आजकल सोशल मीडिया का, जैसे मैंने बोला, ज़माना है, पेशेंस लोगों के पास है नहीं। अब सामने एक और स्टॉक दिख रहा है, वो देखा कि यार एक बंदा है, उसके 10,000 फॉलोवर हैं, 20,000 फॉलोवर हैं, उसने स्टॉक रिकमेंड किया, अच्छा लग रहा है, वो उसमें घुस जाएगा। अब जब वो उसमें घुस जाएगा तब तक इसकी करेक्शन का टाइम खत्म हो चुका होगा, ये चल पड़ेगा, अब वहाँ पर वो रुक जाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से होता है। तो अपने को हर स्टॉक पे जा करके एंट्री पॉइंट ढूंढने होते हैं कि स्टॉक में मुझे कहाँ पर मेरे लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट है, ये देखते हुए कि जिस टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री कर रहा हूँ उसके ऊपर के टाइम फ्रेम मेरे को पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। चलो अब एक स्टॉक और देखते हैं, 1 2 स्टॉक और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब ये है आपका बजाज फाइनेंस। अब ये स्टॉक मेरे सामने आया और मेरे को किसी ने रिकमेंडेशन दी कि यार ये स्टॉक अच्छा है, इसको क्या लेना चाहिए। तो मैं आऊँगा मंथली पे। अब मैं मंथली पे जब आया, मैंने देखा हाँ यार ये स्टॉक का पीछे से ट्रेंड तो बहुत बढ़िया था। फिर ये एक कैंडल बनी, इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये कोविड वाली कैंडल थी, ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद अगस्त 21 से लेकर के और अभी फरवरी 24 में हम हैं, तो लगभग 2.5 साल हो गए स्टॉक को, स्टॉक ने कोई परफॉर्मेंस दी नहीं है। तो मैं ऐसे स्टॉक में क्यों एंट्री करूंगा जिसने 2.5 साल में कोई परफॉर्मेंस दी ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर में एंट्री नहीं करूँगा। दूसरा, स्टॉक ने अपना 20 का एवरेज क्रॉस किया, उसके बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल भी उसमें बन रही है, तो ऐसे स्टॉक को मुझे जाना नहीं है। मंथली पे मुझे स्टॉक ओके ओके लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। पीछे ट्रेंड अच्छा है मान लिया, लेकिन 2 2.5 साल से स्टॉक खड़ा हुआ है। अब आप कहते हो कि यार स्टॉक जो ट्रेंडिंग है, एक्सपेंड है, उसको नहीं लेना, कॉन्ट्रैक्शन में लेना। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, आप सोच रहे होगे कि यार आप तो किसी वीडियो में तो आप बोलते हो कि जो स्टॉक खड़े हुए हैं वो देखने हैं, अब आप इसको मना कर रहे हो। तो मैं अभी के लिए मना कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे एक टाइम फ्रेम नीचे जाएंगे तो इस स्टॉक के लिए हम बेस्ट एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे कि कहाँ पर मैं स्टॉक में एंट्री करूँगा, ठीक है। अभी वो देखते हैं। अब आप आ गए वीकली के टाइम फ्रेम पे। वीकली के टाइम फ्रेम पे आप आए, अगेन वही है कि अभी यहाँ पर एवरेजेस में जो है कॉन्ट्रैक्शन तो है, लेकिन अभी मेरे को सही नहीं लग रहा है ये चार्ट, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ा हुआ है साइड में। तो मैं थोड़ा सा और अपना व्यू बनाऊंगा बेस्ट, क्योंकि यहाँ मुझे बेस्ट एंट्री पॉइंट दिख नहीं रहा। या तो फिर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, 8,000 के ऊपर निकले, या तो मैं तब लूँ, या फिर नीचे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर मैं ले सकता हूँ। तो वो जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे आपको मालूम पड़ेगा। अब हम आ गए डेली के टाइम फ्रेम पे। अब डेली के टाइम फ्रेम पे जो स्टॉक डेली की 200 EMA, 50 EMA, 100 EMA सबके नीचे है और एवरेजेस नीचे की तरफ एक्सपेंड कर रही है, मैं तो उस स्टॉक में एंट्री नहीं करूँगा भाई साहब। मेरे लिए एटलीस्ट ये स्टॉक इन चारों एवरेज के ऊपर आकर के खड़ा हो जाए। यानी कि अभी करंटली जो वो लेवल आ रहा है वो लगभग 7,000 7,200 का आ रहा है। तो या तो ये स्टॉक यहाँ आकर के खड़ा हो जाए इसके ऊपर, चारों एवरेज के ऊपर आकर के, और ये एवरेजेस वापस से टर्न लेकर के ऊपर शिफ्ट हों, या तो मैं तब एंट्री करूँगा। अभी तो मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी ये हमें डेली टाइम फ्रेम से मालूम लगा। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगेन वही चीज़, चारों एवरेज नीचे की तरफ एक्सपेंड हो चुकी हैं। तो एक बार ये इसको ऊपर आने दो सारी एवरेज के, तो वो लेवल कौन सा आ रहा है? अगेन वही 7200 का। 3 आवर पे आ गए, अगेन वही आ रहा है 7200 का। 2 आवर पे आ गए, अगेन वही आ रहा है 7,000 सॉरी 7,200, हाँ 7,000 तो अब एक चीज़ इसमें मुझे और मिली। अब किसी के क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि यार आप बोल रहे हो 7,000 का वेट करूँ, 7,200 का वेट करूँ, वो तो यहाँ से 400-500 पॉइंट ऊपर है, क्यों मैं उसको नहीं खेल सकता क्या? बिल्कुल खेल सकते हो, किसने मना किया।
वो आपको देखना है कि जो स्टॉक आप परचेज कर रहे हो उसमें आपका व्यू कितने समय का है, आप कितना टारगेट उस स्टॉक से लेना चाहते हो। अगर आप लेना चाहते हो 400-500 पॉइंट यानी कि 6,000 का स्टॉक है, अगर ये 600 रुपये भी बढ़ता है तो आपका 10% हुआ। तो अगर आपको केवल 10% के लिए खेलना है तो भी इसके लिए एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ना अपने को। अभी मुझे थोड़ी पता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें अब इतना छोटा व्यू है तो अपने को और नीचे उतरना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म का है तो मेरे लिए तो अभी स्टॉक में एंट्री नहीं है जब तक ये स्टॉक 7,000-7,200 के ऊपर वापस से ट्रेड नहीं करता। क्लियर है। चलो अब आते हैं और नीचे 30 मिनट का टाइम फ्रेम आया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आया। अब यहाँ पर आते हुए और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये स्टॉक अब धीरे धीरे करके जो एक्सपेंशन था सारे टाइम फ्रेम पे वो धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है। और अब जब ये स्टॉक एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम, क्योंकि इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है अपने को, एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारी एवरेज के ऊपर आकर काम नहीं करेगा तब तक मैं इसमें शॉर्ट टर्म का ट्रेड भी नहीं लूँगा। क्लियर है। और मुझे चाहिए क्या चाहिए, कंसोलिडेशन। ये लाइन जो अब बोलने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 EMA के ऊपर एक तो मुझे प्राइस चाहिए, और इस समय वो लेवल क्या आ रहा है आपका 6600 आ रहा है, यानी यहाँ से केवल 50 रुपये ऊपर। अब 30 मिनट पे फिर रेजिस्टेंस लेगा, वो लेवल क्या आ रहा है 6700। 1 आवर पे फिर रेजिस्टेंस लेगा, वो लेवल क्या आ रहा है 6900। और 2 आवर पे जाएंगे तो वो लेवल क्या आ रहा है 7000। तो अब मेरे को ये समझ में आ गया कि यार जब तक ये स्टॉक एटलीस्ट 30 मिनट का, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन अभी होना और ज़रूरी है, क्योंकि जितना यहाँ पर ये और कॉन्ट्रैक्शन करेगा यानी कि करेक्शन करेगा, टाइम वाइज करेक्शन करेगा, उतना ही एवरेज और नीचे गिरेगी। तो ये एवरेज जब 15 मिनट की एवरेज के बराबर आ जाएगी, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी 6600 के आसपास हैं हम, ये हैं हम 6750, यानी 100 रुपये का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ ये कंसोलिडेशन और हो जाता है और ये एवरेज और वो एवरेज दोनों एक ही जगह पे आ जाती है तो मैं वहाँ पर एंट्री करूँगा, और वहाँ पर मेरा जो है व्यू ये हो जाएगा, मतलब जो मेरा टारगेट मैंने सोचा है 10% का वो मुझे मिल जाएगा। ये देखते हुए कि ये स्टॉक अभी लगभग 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन से ये स्टॉक 10 दिन या 15 दिन हो चुके हैं एक बेस बना रहा है। ठीक है। तो लेकिन अभी एंट्री नहीं करनी, एंट्री तब करनी है जब ये दोनों एवरेज की वैल्यू लगभग एक जगह पे आ जाएगी, ताकि वहाँ से फिर ये शूट करेगा तो मुझे एटलीस्ट 1 घंटे के चार्ट पे अपना टारगेट ये दे सकता है। और अगर कंसोलिडेशन और बढ़ गया, यानी जितना नीचे कंसोलिडेशन बढ़ेगा और जितना 2-3 टाइम फ्रेम के एवरेजेस पास पास आ जाएंगे, जैसे अभी क्या हो रखा है 1 आवर 2 आवर 3 आवर का पास एक ही लेवल पे हो रखा है ना 72-100 पे, 3 आवर का भी हो रखा है, 4 आवर का भी हो रखा है। ऐसे ही अगर और छोटे टाइम फ्रेम में मुझे मिल जाता है 15 मिनट 30 मिनट, तो फिर वहाँ पर मैं एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड लूँगा। अदरवाइज अगर मैं मीडियम टर्म ट्रेडर हूँ तो मैं स्टॉक को अभी हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरे को ये स्टॉक एक बार 7000 क्रॉस करने तो उसके बाद देखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से अपने को व्यू बनाना होता है। एक स्टॉक और देखते हैं फिर वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने इसमें आपको एक ट्रेंडिंग स्टॉक भी दिखा दिया, एक करेक्शन वाला स्टॉक भी दिखा दिया, और आपको मैंने इसमें निफ्टी का भी जो है डिस्कस किया। अब आते हैं कौन सा स्टॉक है ये, बैंक ऑफ इंडिया। चलो इसको देखते हैं। अब ये स्टॉक को मैंने जब देखा मंथली के टाइम फ्रेम पे तो मुझे एक चीज़ इसमें बड़ी अच्छी दिखी यार, कि ये स्टॉक में इतना बड़ा ट्रेंड था। इसका टॉप लगा 2010 में, उसके बाद से कंटिन्यूसली ये स्टॉक गिर रहा था। 200 EMA पे जब भी जा रहा था वहाँ पर जा करके ये रेजिस्टेंस ले रहा था। और अब अगर हम देखेंगे तो अब ये स्टॉक 200 EMA के ऊपर निकला हुआ है, नीचे इसने एक पैटर्न बनाया हुआ है जिसको हम डबल बॉटम बोलते हैं, उसकी नेकलाइन कटी हुई है और 200 EMA के ऊपर है। लेकिन क्या ये 200 EMA के ऊपर तो है, तो क्या मैं अभी इसको बाई कर लूँ? क्या पता वापस नीचे आ जाए। यहाँ भी तो गया था, नीचे आ गया था। हालांकि यहाँ पर इसने 100 का रेजिस्टेंस लिया था, अब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन मैं श्योर तो नहीं हूँ ना, मेरे को कैसे पता लगेगा कि यार ये यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या पता पलट जाए नीचे आ जाए, क्योंकि स्टॉक पीछे से ट्रेंड में भी रह चुका है। तो मेरे लिए मंथली का यानी बड़े टाइम फ्रेम का, सबसे बड़े टाइम फ्रेम का रिवर्सल तो है, पर एंट्री पॉइंट तो ढूंढना पड़ेगा बॉस। ऐसे एंट्री नहीं करूँगा मैं। नीचे उतरते हैं, वीकली के टाइम फ्रेम पे आ गए। वीकली के टाइम फ्रेम पे मुझे एक स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लगा स्टॉक का। इसने वीकली का 200 काटा, नीचे आया, 200 पे काम किया, यानी कि यहाँ पर इसको रीटेस्ट किया 200 EMA को, और फरवरी 23 से लेकर के और जुलाई अगस्त 23 तक कंसोलिडेशन अच्छा बना करके फिर ब्रेकआउट दिया। यानी कि वीकली टाइम फ्रेम का जो रिवर्सल होता है, जिस भी टाइम फ्रेम का जो रिवर्सल होता है, जैसे इस केस में वीकली का ये रिवर्सल था, ये रिवर्सल अच्छा ब्रेकआउट इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर निकला है। तो मेरा व्यू थोड़ा सा और स्ट्रांग हुआ। मंथली पे तो मैंने देखा रिवर्सल है, वीकली देख करके मेरा व्यू थोड़ा और स्ट्रांग हुआ। ठीक है जी। अब डेली पे आओ। अब जब हम डेली पे आए तो हमने देखा हाँ यार डेली पे भी ऊपर गया है, बढ़िया। इसने कंसोलिडेशन किया, संगम किया, उसके बाद में ऊपर गया और इस एरिया से इसने ब्रेकआउट किया। इस एरिया से जब से इसने ब्रेकआउट किया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है ये स्टॉक कि एक इसको छोड़ दे, इस वाले सिनेरियो को अगर छोड़ दें एक सिनेरियो को,
तो ये स्टॉक 50 EMA के नीचे कभी भी आया हो। तो यहाँ पर भी आप देखो 50 से ही पलटा था, अभी फिर ये दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनने के बावजूद भी 50 EMA के नीचे स्टॉक नहीं आया। तो मेरे को मंथली देखा रिवर्सल है, वीकली देखा रिवर्सल है, और डेली पे मुझे समझ में आया कि हाँ यार, अगर ये मेरे को इन फ्यूचर डेली के 50 पे मिल जाता है तो मैं इसको पकड़ लूँगा। अगर स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन और करेगा तो 50 ऊपर आ जाएगी, या स्टॉक अगर थोड़ा करेक्ट करेगा तो 50 के पास आएगा। तो मेरे को इस स्टॉक को मैंने छांट के रख लिया अलग से कि ये लॉन्ग टर्म का रिवर्सल स्टॉक है, लेकिन मैं लूँगा इसको कब, जब डेली 50 पे आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं यार, अब मेरे को एक लालच आएगा, नहीं यार स्टॉक तो अच्छा लग रहा है, तो मैं 145 पे अभी खड़ा हूँ, मैं इतना नीचे आने का वेट क्यों करूँ, मैं ये घुस जाता हूँ। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और नीचे टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। 4 आवर पे आ गए, यहाँ पर भी अगेन ठीक है, एवरेज भी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं है। 3 आवर पे आ गए, यहाँ भी ठीक है, एवरेज ज़्यादा एक्सपेंड नहीं है। 2 आवर पे आ गए, यहाँ भी मैंने देखा हाँ यार ठीक है, चलो ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है, मतलब 20-50 देखेंगे पास में ही है, 100 भी पास में ही है। 1 आवर पे आ गए, यहाँ पर भी मैंने देखा कि हाँ यार ठीक है। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया कि यार अभी इसको ले लूँ, अभी ले लूँ या फिर रुकूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को अगर इस स्टॉक में 100 रुपये डालने हैं तो मैं 50 रुपये भी डाल दूँगा और बाकी के 50 रुपये तब डालूंगा जब ये कभी मेरे को दोबारा डेली के 50 पे मिलेगा, अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं है तो। क्योंकि स्टॉक को यहाँ से अगर मल्टीबैगर होना है और बढ़िया मूव लेना है तो डेली 50 पे कई बार मिलेगा आपको, ऐसा तो होगा नहीं कि वो डेली 50 पे दोबारा कभी मिलेगा नहीं, समझ रहे हो। तो इस स्टॉक में मेरा ये व्यू बन गया। तो ऐसे ही अब आप स्टॉक निकालो, कोई भी स्टॉक कहीं पर भी खड़ा हो, किसी भी लेवल पे खड़ा हो, आपको वो चार्ट खुद बता देगा कि उसके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या है, मतलब उस स्टॉक को आप कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर पकड़ सकते हो। ठीक है, मैं दिखाने को अभी यहाँ कम से कम 50 स्टॉक का और एनालिसिस करके आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत लोग तो बोर हो जाएंगे, बीच में छोड़ के भग जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपने को कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि जब सारे टाइम फ्रेम एक्सपेंड हो वहाँ पर हम स्टॉक को ले लें। यही मेजर मिस्टेक होती है। जो लोग नया नया चार्ट सीख रहे होते हैं या जो पुराने भी होते हैं उनके साथ भी बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में नहीं जाते, और अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में नहीं जाओगे तो आप किसी भी स्टॉक में परफेक्ट एंट्री नहीं कर पाओगे। चार्ट आपको खुद बता देगा कि यार उसके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या है। ठीक है जी, तो अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आती है, जो स्टॉक आप लेते हो वो नहीं चलता है, जो नहीं लेते हो वो चल पड़ता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा, जो इसमें नॉलेज देने की मैंने कोशिश करी है पहुंची आप लोगों तक, कुछ समझ में आया, आगे से चार्ट देखोगे तो कुछ व्यू चेंज होगा स्टॉक को लेने का, या अगर बाइंग भी करने का मन भी कर रहा है तो क्या पार्शियली करोगे। तो अगर कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कुछ, कोशिश करता हूँ वीडियो को थोड़ा छोटा रखूँ क्योंकि आजकल ज़माना वो T20 वाला ही है, लंबी वीडियोस लोग देखते नहीं है, चाहे जितना मर्जी नॉलेज दे दो उसमें। तो शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है अगर इस तरीके से वो भी अपना एक एनालिसिस करेंगे और अपना एक व्यू बनाएंगे। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।